नागपुर महाराष्ट्र के कामगारों के हित के लिए लड़ने वाले और उन्हें इंसाफ दिलाने वाले लाल सिंह ठाकुर पिछले कई वर्षों से शिवसेना के एक वरिष्ठ शिव सैनिक रहे हैं। हाल ही में लाल सिंह ठाकुर ने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस पक्ष में बतौर विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ प्रवेश लिया है। तो आइए जानते हैं किस सोच के साथ इन्होंने कांग्रेस पक्ष चुना और इसमें प्रवेश लिया। अभी मैंने जो वर्तमान में हाल ही में कांग्रेस में प्रवेश किया और कांग्रेस की तरफ से जो मुझे विदर्भ प्रदेश कामगार सेल का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उन्हें भी आशा है कि कामगार क्षेत्र के अंतर्गत जो भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसके नैतिक हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और कामगारों का जो शोषण हो रहा है उनको मैं न्याय दिला के दूंगा। क्या ऐसा रीजन था जिसके कारण आपने शिवसेना को चिट्ठी दी या मतलब राजीनामा त्याग दिया? रीजन ऐसा कुछ नहीं था। अभी वर्तमान में सभी देख रहे हैं मौजूदा हालात जो भी है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव साहब है और वर्तमान में जो भी संपर्क प्रमुख है यहाँ पे, जो कि इसके पूर्व अनेक संपर्क प्रमुख आए, अनेक विदर्भ के नेता है जिनको नैतिक जवाबदारी नागपुर को बढ़ाने के लिए, विदर्भ के विकास के लिए, शिव सैनिकों के लिए दिया गया। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो भी है उनसे सालों साल से जो भी निष्ठावान शिव सैनिक काम कर रहे थे नाराज, और ये सब जानते हैं, यहाँ से लेकर के मुंबई तक सभी जानते हैं कि नागपुर के हालात काफी बिगड़ रहे हैं। ये जानते हुए भी उसको कोई जोड़ने का प्रयास नहीं किया, कोई जोड़ने का प्रयास नहीं किया। 20-25 साल पुराने कार्यकर्ता है, थल बिथल पड़े हुए, कोई उनको बुलाता नहीं है, कोई कार्यक्रम में इनवाइट नहीं करता, कोई उनको लेके नहीं चल रहा है। मेरे खुद तो 30-35 साल हो गए। अपने लेवल पे तुम कितना संघर्ष करोगे, लेकिन जो पार्टी लेवल पे एक संपर्क प्रमुख और एक नेता जो नियुक्त किया रहता है उसकी एक गरिमा अलग होती है। किस प्रकार का सम्मान आपको कांग्रेस में मिल रहा है? सम्मान तो भी मेरे को ज्वाइनिंग के समय जो उन्होंने आदर सम्मान दिया और पद दिया उस हिसाब से तो मेरे को सम्मान अच्छा है। और मुझे आशा है कि विदर्भ में कामगारों का जो शोषण हो रहा है, चाहे वो दुकानदार का कामगार हो, चाहे वो होटल का कामगार हो, चाहे वो इंडस्ट्री का कामगार हो, बहुत ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और मेरा शुरू से कार्य क्षेत्र भी कामगार क्षेत्र से रहा है। कामगारों के लिए लड़ाई में 25 साल से लड़ते रहा हूँ और न्याय दिलाते रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं मजदूरों के लिए इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। आने वाले एनएमसी इलेक्शन में क्या आप कांग्रेस को लेकर दावेदारी करेंगे नगर सेवक के लिए? ये तो समय पे तय करेंगे, क्योंकि अभी मैंने पक्ष में प्रवेश कांग्रेस में टिकट को लेकर के नहीं किया। कुछ लोग उसका तर्क लगा रहे हैं कि हो सकता है कि भैया टिकट के लिए तो नहीं है। अगर मेरे को चुनाव ही लड़ना रहता, टिकट ही मांग करना रहता, तो मैं पार्टी लेवल पे भी, शिवसेना पे भी चुनाव लड़ सकता हूँ। कामगार सेल की क्या भूमिका रहेंगी मनपा 2022 के चुनाव को लेकर? कामगारों की मनपा के इलेक्शन को देखते हुए देखो, मजदूर तो हरदम यही चाहेगा कि भैया हमारे क्षेत्र में या हमारे एरिया में ऐसा कोई व्यक्ति चुन के आना चाहिए जो हमारी छोटी मोटी समस्या जो भी रहे हम उसको लेके उसके पास में जाए और हमको न्याय मिले। बाकी तो बेसिकली कारपोरेशन का इलेक्शन बोले तो वार्ड के हिसाब से रहता है, मजदूरों के उससे नहीं रहता। फिर भी एक आस्था रहती है, कभी दुकानदार का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ताकि उसको बोले कुछ रास्ता निकल जाए। सम्माननीय मोदी जी को नानाजी पटोले ने जो वक्तव्य किया है उस बारे में सारे राज्य में आंदोलन चल रहे हैं, भाजपा आंदोलन कर रही है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? सम्माननीय मोदी जी का तो क्या बोलते नाना पटोले ने नाम ही नहीं लिया। सम्माननीय मोदी साहब का, प्रधानमंत्री का जो उनने तो एक शब्द भी नाम नहीं लिया है। उन्होंने मोदी गुंड बोला है। मोदी गुंड कौन है ये सब जाहिर है। वो तो जहाँ तक सरेंडर भी हो गया, पुलिस थाने में भी गया, उसका बयान भी हुआ। वो एक दारू बेचने वाला व्यक्ति है जिसके खिलाफ उन्होंने बोला है। प्रधानमंत्री की गरिमा को देखते हुए उन्होंने किसी प्रकार का कोई जिक्र, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, और वो कैसा कर सकते? महानगर पालिका की इलेक्शन नजदीक में ही है। एक तरफ जो है भाजपा ये दावा कर चुकी है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है इलेक्शन में, महानगर पालिका की इलेक्शन में महापौर जो रहेगा सिर्फ भाजपा का ही रहेगा। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का महापौर नहीं रहेगा और महाविकास आघाड़ी इस बार फिर मुखी खाएगी। क्या ये सही है? देखिए, भाजपा ने तो इसके 5 साल पहले बहुत कुछ भविष्यवाणी की थी। बहुत कुछ उन्होंने कहा था कि हम 25 साल सत्ता में रहेंगे, फलाना रहेंगे, पूरे देश में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, दुनिया भर के कुछ ले। लेकिन आज वर्तमान में सब लोगों को दिख रहा है कि भाजपा धीरे धीरे खत्म होने पे आ रही है। क्यों खत्म होने पे आ रही है? कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है।
यहाँ तक कि महाविकास आघाड़ी की जब सरकार बनी तो उन्होंने ये बोले सिर्फ 72 घंटे के 24 घंटे भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन हमने 2.5 साल अभी निकाल लिया। शिवसेना में रहकर कई वर्षों से आपने लोगों की इस मदद की है, सेवा की है, कई ऐसे काम किए हैं। अब जब आज आप कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किए हैं तो क्या आपके आगे के कार्य होंगे? क्या एक सोच लेकर आप आगे ये पक्ष में आए? शिवसेना से भी मैं जब रहा और आज तक जब तक रहा मैं, तब तक के मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा। सवाल ये है कि मैं कामगार क्षेत्र में काम मजदूरों के लिए नैतिक लड़ाई हक के लिए लड़ना मेरा एक वो रहा, लेकिन उसके साथ साथ में बाकी जो भी समस्या मेरे पास में आई पब्लिक की, जो भी आए, फिर वो चाहे वार्ड की आए चाहे शहर की आए, जो भी है, लेकिन हर मुद्दे को हर मामले को मैं भरसक सुलझाने का प्रयास किया। और मेरे साथ में जो भी साथी रहे उन्होंने भी भरसक मेरी मदद की और मेरे को न्याय मिलते रहा। अभी वर्तमान में मैंने पिछले साल मेट्रो का मामला सुलझाया, कई करोड़ों रुपए का वहां पे वो था। उस समय गडकरी साहब के पास भी सब लोग जा चुके थे, उन्होंने भी कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। देवेंद्र साहब के पास भी वो लोग जा जाके थक चुके थे, लेकिन मैं एक साधारण कार्यकर्ता रहने के बावजूद भी उनकी समस्याओं के लिए मैं लड़ा और आखिरी तक लड़ा, मैंने उनको न्याय दिलाया। तो ये मेरी उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मुझे पता था कि उनका दर्द क्या है, उन्होंने काम किया है, करोड़ों रुपए उनके गवर्नमेंट ने क्या बोलते मेट्रो ने रोक के रखी। ऐसे जो भी छोटे मोटे मुद्दे आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि भरसक उनको न्याय मिले। तो क्या लगता है ये जो तीसरी लहर जो आई है ये भी जानलेवा साबित होगी? क्या अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लहर क्या है? देखिए ओमिक्रॉन करके जो अभी एक लहर आई हुई है ना, पहली लहर जो थी कोरोना की और सेकंड लहर जो थी कोरोना की, इससे लोग अनभिज्ञ थे पहली लहर में कि सही में बीमारी है या नहीं है। थोड़ा सा भी किसी को कुछ बुखार आया तो उसको कोरोना पॉजिटिव करके एडमिट कर दिया जाता था। यह समझ लो कि अगर 10% अगर कोरोना है तो उसको 50% पेशेंट हॉस्पिटल में रहते थे। हार्ट उस समय आपने ये देखा होगा, हार्ट अटैक के कोई पेशेंट नहीं दिख रहे थे। हार्ट अटैक जैसे मावरकर जैसे हॉस्पिटल है, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स है, कोई भी वहां पेशेंट नहीं दिखता था। कि हार्ट पेशेंट खत्म हो गए थे, कैंसर वाले सब खत्म हो गए थे, किडनी वाले सब खत्म हो गए थे, सारे पेशेंट क्या कोरोना के नजर आते थे हॉस्पिटल में। तो उसमें जो मौतें होती थी, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि 100% सिर्फ कोरोना से ही मौतें हुई है लोगों की। कुछ परसेंट तो लोग दहशत में मर गए खबरें और वो सब देख देख के। और आज लोगों में उतनी जागरूकता आ गई है कि भैया कोरोना की सिर्फ हमको प्रिकॉशन लेना है। ये एक बीमारी जो है, कोरोना बोलो, उसको फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, ओमिक्रॉन बोलो, जो भी बोलो, उसको जो भी नाम दे दिया गया, उससे हमको सिर्फ सेफ्टी बरकरार रखना है और अपने आप को संभालना है। आपने अपना शिवसेना में पूरा साल समर्पित किया, पूरा अपना जो जीवन यापन है अपने समाज सेवा भी समर्पित की शिवसेना में। अभी बाला साहब ठाकरे का जयंती आ रही है, उनका जन्मदिन है 23 तारीख को। क्या आप उनका जन्मदिन मनाएंगे? क्या सब फिर से समर्पित रहेंगे उनके लिए? देखिए आज ही मेरे कार्यालय में अभी मुश्किल से 2 घंटे पहले उसके ऊपर में डिस्कस हुआ। हमारे पुराने साथी लोग आए, मैंने उनको बोला कि भैया अपन व्यक्तिगत एक अकेले करके नहीं, हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से वो जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे।